गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। राम राम। हम कक्षा 12 का जो एग्रीकल्चर जीव विज्ञान का जो लेसन पढ़ रहे थे प्रथम, उसमें हमने जो कल का जो हमारा पीछे पढ़ा था वो चैप्टर था असुगुणिता। असुगुणिता में हमने जो पढ़ा उसमें मैंने बताया था कि इसमें गुणसूत्र होते हैं, उन गुणसूत्रों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि या कमी हो जाती है। संख्या में वृद्धि या कमी होती है तो उसके हिसाब से इसके भाग बनाए गए, और जो भाग बनाए गए वो सब भाग हैं। उनमें हमारे पढ़ा हमने पहले कि इसमें एकादीय, अधो है, फिर एक सूत्र न्यूनता, द्विसूत्र न्यूनता, आदि सूत्र न्यूनता। आज हम पढ़ेंगे कि असुगुणता के उपयोग क्या है, यानी इसका हमारे पादप में या मानव उपयोग में क्या क्या उपयोग है। तो आपको पता है असुगुणता में हमने एक तो पढ़ा था न्यून सूत्रता। क्या पढ़ा था? न्यून सूत्रता। न्यून सूत्रता का मतलब हो गया कि गुणसूत्रों की जो संख्या होती है उसमें कमी होना क्या था, न्यून सूत्रता। तो न्यून सूत्रता के द्वारा क्या प्रजनन लाइनें बनाई जाती है। यहाँ पर ध्यान से पढ़ना एक बार आप लोग। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि असुगुणिता का हमारे पास एक भाग था जिसका नाम था न्यून सूत्रता। क्या था? न्यून सूत्रता। तो यहाँ पर लिख दो न्यून सूत्रता। इसका मतलब है कि गुणसूत्रों की संख्या में क्या होगी, कमी। तो न्यून सूत्रता के द्वारा क्या होता है, प्रजनन लाइनें बनाई जाती हैं। तो न्यून सूत्रता के द्वारा प्रजनन लाइनें विकसित की जाती है। समझ गए? यानी इसका पहला उपयोग क्या हमारे पास कि न्यून सूत्रता से जब गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, प्रजनन लाइनें विकसित कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो ये प्रजनन लाइन है, इन प्रजनन लाइनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि एक जाति होती है और दूसरी जाति होती है, उनके जीनों यानी हमारे पास जो रोधी जीन है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करते हैं, उनका स्थानांतरण क्या किया जा सकता है। ठीक है। तो आप लिख दो दूसरा लगा करके प्रतिस्थापन, यहां पर लिखो प्रजनन लाइनों के द्वारा रोधिता या रोधी जीनों को एक जाति से दूसरी जाति में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये हमारे पास इसका दूसरा क्या हो गया है, लाभ। तीसरा हमारे पास इसका लाभ है एकादि सूत्रता। एकादि सूत्रता का मतलब हो गया हमारे पास, ये लिख दूं मैं यहाँ पर 2n+1, यानी एक सूत्र या एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। जब एक सूत्र की वृद्धि हो जाती है तो उसे क्या होता है, विदेशी लाइनें होती है या विदेशी योग लाइनें होती है, उनका क्या किया जाता है, निर्माण। क्या कहते हैं, एकादि सूत्रता के द्वारा विदेशी योग लाइनों का निर्माण किया जाता है या विदेशी लाइनें विकसित की जाती है, जिनका उपयोग क्या करते हैं,
गुणसूत्रों का स्थानांतरण करने में किया जाता है। तो आप लिखो, तीसरा उपयोग है हमारे पास इसका एकाधि सूत्रता के द्वारा विदेशी योग लाइनें विकसित की जाती है। क्या होता है? विदेशी योग लाइनें विकसित की जाती है। इनसे क्या होता है, यानी हमारे पास एक कोशिका है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कम या ज़्यादा है, तो इसे हम गुणसूत्रों का क्या कर सकते हैं, स्थानांतरण कर सकते हैं, की जा सकती है। और एक जाति से दूसरी जाति में गुणसूत्रों का स्थानांतरण किया जा सकता है। समझ गए? यानी हमारे पास गुणसूत्र है, उन गुणसूत्रों से हम क्या कर सकते हैं, यानी एक जाति है उसके गुणसूत्रों को दूसरी जाति में स्थानांतरित किया जा सकता है। किसके द्वारा? असुगुणता के द्वारा, क्योंकि गुणसूत्र क्या किए जा सकते हैं, इनकी संख्या में कम या अधिक किए जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास है द्विसूत्र न्यूनता। एकादि से क्या होता है, ये द्विसूत्र न्यूनता के द्वारा क्या होता है, ध्यान से देना, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। हमारे पास द्विसूत्र क्या होता है, द्विसूत्र न्यूनता, यानी हमारे पास इधर देखना 2n-2। यदि किसी पादप में गुणसूत्रों की संख्या को हम क्या करते हैं, 2n-2 करते हैं, यानी दो गुणसूत्रों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा जीन कौन से गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। समझ गए? तो एक उपयोग क्या हो गया, यहां पर लिखो, द्विन्यून सूत्रता के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि कौन से गुणसूत्र ऊपर कौन सा जीन पाया जाता है। समझ गए? ये हमारे पास क्या है, असुगुणिता के क्या है, उपयोग है। समझ गए मेरी बात? यानी हम आसानी से इनका पता एक बार दोबारा देख लो कि न्यून सूत्रता के द्वारा प्रजनन लाइनें विकसित की जाती है, और प्रजनन लाइनों से हम क्या कर सकते हैं, यानी कोई भी हमारे पास रोग रोधी या रोधिता जीन है उसको क्या कर सकते हैं, एक जाति से दूसरी जाति में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है कि एकादि सूत्रता के द्वारा विदेशी योग लाइनें विकसित की जाती है, और ये विदेशी योग लाइनें होती है, इनसे क्या करते हैं, एक पादप के गुणसूत्र
दूसरे पादप में हम आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी हमारे पास इसका जो बात आती है वो हमारे पास पॉइंट है वो है कि द्विनीन सूत्रता के द्वारा ये पता लगाया जाता है कि किस गुणसूत्र पर कौन सा जीन उपस्थित होता है। ये हमारे पास क्या थे, असुगुणिता के उपयोग थे। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि जो हमारे पास अगुणित पादप है उनका उपयोग क्या है। क्या है? अगुणित पादपों के उपयोग। तो इसी में लिख दूं या फिर आप देख लो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मिटा देता हूं इसको एक बार। समझ गए? अगुणित पादपों का प्रजनन में उपयोग। देखो अगुणित पादप होते हैं, उनके बारे में बता दूं कि एक तो इनकी विशेषता ये होती है कि रोग रोधी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, उत्पादन बढ़ाने वाले भी होते हैं। एक इनमें वांछित गुणों का समावेश किया जा सकता है। ठीक है। तो हमारे पास अगुणित पादप तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, आप पता है अभी मैंने बताया था। ठीक है, मैं बता दूं यहाँ पर कि हमारे पास जब बिना निषेचन के किसी पादप का निर्माण होता है तो क्या कहलाता है, अगुणित पादप कहलाता है। यानी यहाँ पर मैं बता दूं कि जब गुणसूत्रों की संख्या, किसी पादप में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है तो पादप कैसा है हमारे पास, द्विगुणित। और यदि किसी पादप में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, n होती है, तो क्या होता है, अगुणित पादप होता है। ठीक है। अगुणित पादप भी तैयार किए जा सकते हैं और द्विगुणित पादप भी तैयार किए जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास n है तो n हमारे पास यानी कोई भी पादप होता है उसमें गुणसूत्रों का क्या होता है, 2n समुच्चय उपस्थित होता है। क्या होता है, 2n समुच्चय उपस्थित होता है, ये 2n। लेकिन जिसमें 2n समुच्चय उपस्थित होता है, 2n समुच्चय होता है, वह द्विगुणित पादप कहलाता है। द्विगुणित पादप होता है। समझ गए? दूसरी बात है हमारे पास यहां पर कि और जिसमें क्या होता है, n समुच्चय, यानी गुणसूत्रों का क्या होता है, n समुच्चय, n समुच्चय होता है, वह अगुणित पादप होते हैं। अगुणित पादप होते हैं। ठीक है। अब ये अगुणित पादप होते हैं, इनमें हम इसका मुख्य उपयोग क्या है वो बता रहा हूं, तुम्हें ध्यान रखना कि जब हम अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, इधर देखना ये हमारे पास नर है और ये हमारे पास क्या है, मादा है। ध्यान से देना है, ध्यान समझना। ये हमारे पास n है और ये हमारे पास क्या है, n है। समझ गए? ये दो क्या है, अर्धसूत्री विभाजन से बने हुए युग्मक हैं। क्या है, अर्धसूत्री विभाजन से बने हुए युग्मक हैं। जब ये n युग्मक है, इसमें क्या है, ये गुणसूत्र दोनों अलग अलग हैं। जब इन दोनों गुणसूत्रों को हम समुच्चय को जोड़ देते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाता है, 2n बन जाता है।
लेकिन इस 2n की विशेषता ये होती है कि समयुग्मजी नहीं होता। क्या? समयुग्मजी नहीं होता है, ये विषम युग्मजी रहेगा। क्या रहेगा? विषम युग्मजी का मतलब है इसके दोनों युग्मक हैं वो क्या है? असमान है। तो यहाँ पर इस अगुणित पादप उत्पन्न करने का मुख्य कार्य यही है कि जब हमारे पास n होता है उस n से हम क्या कर सकते हैं, इसी n से जब एक और n बना लेते हैं तो n प्लस n बराबर क्या हो गया? 2n। अब ये पादप तैयार हुआ है, ये अगुणित से ही तैयार हुआ है, लेकिन ये है कैसा? समयुग्मजी है। क्या है? समयुग्मजी। तो पादप प्रजनन का अगुणित पादपों का मुख्य महत्व यही है कि समयुग्मजी द्विगुणित पादपों का निर्माण किया जा सकता है। तो यहां पर लिख दूं एक समुच्चय से समयुग्मजी द्विगुणित पादप तैयार किए जाते हैं। समझ गए मेरी बात? यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यानी एक समुच्चय होता है उससे क्या कर सकते हैं? द्विगुणित पादप तैयार कर सकते हैं। ठीक है। और ये द्विगुणित पादप क्या होते हैं? यानी रोग रोधी होते हैं, इनमें रोग नहीं लगता है, उत्पादन अधिक बढ़ाते हैं। ये इसके क्या है हमारे पास उपयोग। ये कैसे होते हैं? रोग रोधी होते हैं। ठीक है। अब ये बात है कि हम यदि अगुणित पादप तैयार करते हैं तो कैसे तैयार करते हैं, क्या करना पड़ता है? हमारे पास दो विधियां हैं। क्या है? दो विधियां। ध्यान से देखना, हमारे पास एक विधि है वो तो है कोल्चिसीन रसायन के द्वारा। पहली इसका नाम है कोल्चिसीन रसायन के उपचार से। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, दूसरा लेसन आएगा वहां पर पढ़ेंगे। कोल्चिसीन रसायन होता है, यदि इसमें हम किसी अगुणित कोशिका को डाल देते हैं तो उसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? द्विगुणित हो जाती है। ठीक है। क्या हो जाएगी? कोशिका विभाजन से पहले क्या होती है? इसमें तर्कु तंतु नष्ट हो जाते हैं। इससे क्या होता है? तर्कु तंतु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे गुणसूत्र में कोशिका क्या 2n की 2n ही रह जाती है। एक होता है, इसका दूसरा भाग है भाई, दूसरी कैसे कर सकते हैं? तो शीर्षक भाग, यानी हमारे पास शीर्षक विच्छेदन होता है, केलस होता है उसके शीर्षक भाग के द्वारा। तो यहां पर लिख दो सिर विच्छेदन, सिर विच्छेदन केलस के द्वारा। ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए? अगुणित पादप के क्या हो गए? उपयोग। अब ये तो हमारा पॉइंट था असुगुणितता, जो पूरा हो गया है। और अब हम पढ़ेंगे वो क्या रहेगा? सुगुणितता। क्या रहेगा? सुगुणितता। सुगुणिता, देखो इसका मतलब क्या होगा। हमने दो चीज पढ़ी थी जब हमने बहुगुणिता की परिभाषा बताई थी, तो उसमें दो चीज पढ़ी थी कि यदि गुणसूत्रों की संख्या 2n + 1 हो जाए या 2n + 2 हो जाए, समझ गए? या 2n - 1 हो जाए या 2n - 2 हो जाए। कम होना या अधिक होना क्या कहलाता है? असुगुणितता। क्या कहलाता है? असुगुणितता। और जब हमारे पास गुणसूत्र की संख्या हमारे पास n है
उससे 2n हो जाए, 3n हो जाए, 4n हो जाए, तो ये प्रक्रिया हमारे क्या पास क्या होती है, सुगुणता। यानी संजीनों या जीनोम की प्रतियों में क्या होती है, वृद्धि। क्या होती है, संजीनों या जीनोम की प्रतियों में क्या होती है, वृद्धि। तो उसे हम क्या कहते हैं, असुगुणता। ठीक है, लिख दो। जब कोशिका के गुणसूत्रों की प्रतियों या संजीनों में गुणन होता है, संजीनों में गुणन होता है और गुणसूत्रों की संख्या या प्रतियां n प्रतियां n, 2n, 3n, 4n हो जाती है, 4n हो जाती है। तो उसे सुगुणिता कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है, अब इस सुगुणता के दो प्रकार हैं। कितने प्रकार है, दो प्रकार है। एक तो हमारे पास है सवबहुगुणिता और एक होता है परबहुगुणिता। क्या है, सवबहुगुणिता, एक है परबहुगुणिता। तो यहां पर लिख दो सवगुणिता के प्रकार। सुगुणिता के प्रकार। कितने भाग हैं इसके, दो भाग हैं। पहला हमारे पास का जो भाग है उसका नाम है सवबहुगुणिता और दूसरा हमारे पास इसका जो भाग है उसका नाम है परबहुगुणिता। परबहुगुणिता, ये दो भाग है। अब देखो सवबहुगुणिता और परबहुगुणिता क्या होती है। यदि हमारे पास एक कोशिका है, इधर देखना, इसको मिटाता हूं मैं। ये हमारे पास कोशिका है, कैसी है ये n। इस n कोशिका से हम क्या कर सकते हैं, 2n कोशिका प्राप्त कर सकते हैं, 3n प्राप्त कर सकते हैं, 4n प्राप्त कर सकते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी एक कोशिका होती है, उस कोशिका के खुद के गुणसूत्रों की जो समुच्चय होता है, प्रति होती है, उसको बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारे पास, सवबहुगुणिता। यानी कोशिका होती है वो खुद अपने ही गुणसूत्रों की प्रतियों को क्या करती है, बढ़ाती है, तो क्या कहलाएगा, सवबहुगुणिता। और जब दो कोशिकाएं हैं वो आपस में क्या करती हैं, अपनी प्रतियों को बढ़ाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, परबहुगुणिता। समझ गए। तो यहां पर होती है इसको मिटाते हैं, कल पढ़ेंगे।
एक ही कोशिका या पादप की कोशिका के गुणसूत्रों के समुच्चय में या संजीनों में, संजीनों का मतलब होता है जीनोम, संजीनों में, और जीनोम बता दो क्या होता है, डीएनए होता है हमारे पास, ये डीएनए है, इस डीएनए के अगुणित खंडों को हम क्या बोलते हैं, जीनोम, क्या बोलते हैं, जीनोम। संजीनों में वृद्धि होने की क्रिया को स्वबहुगुणिता कहा जाता है। अब ये स्वबहुगुणिता होती है, ये कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। एक तो होती है एक गुणिता, दूसरी होती है हमारे पास द्विगुणिता, और तीसरा इसका भाग होता है त्रिगुणिता। इनके आगे आप बीच में आप सव लगा सकते हो, सब में क्या, सव, एक गुणिता, द्विगुणिता, त्रिगुणिता, या एक सवगुणिता, द्विसवगुणिता, त्रिसवगुणिता। इनमें क्या होता है, देखो नाम से पता चले, इसमें गुणसूत्र की संख्या क्या होती है हमारे पास, n, एक प्रति होती है। इसमें क्या होता है हमारे पास, गुणसूत्र कितनी प्रतियां होती हैं, 2, और इधर हमारे पास तीसरी, इसमें कितनी प्रतियां होती है, 3। ये क्या हो गया हमारे पास, त्रिगुणिता। समझ गए, आपकी बुक में ये चीज शॉर्ट में दे रखी है, मैंने आपको इनकी व्याख्या करके पढ़ाया है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गए, सुगुणिता है, ठीक है। तो सुगुणिता का मतलब हो गया कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या या प्रतियों में क्या होती है, वृद्धि होती है, 2n, 3n, 4n हो सकती है। इसके प्रकार है सवगुणिता और बहुगुणिता, ठीक है, पर बहुगुणिता। इसमें क्या होता है, एक ही कोशिका होती है, उसके गुणसूत्रों के समुच्चय या जीनों में ही क्या होती है, वृद्धि, यानी खुद कोशिका ये क्या n से 2n, 2n से 3n हो जाती है, ठीक है। कल के लिए हमारा जो मैटर रहेगा वो रहेगा परबहुगुणिता। क्या रहेगा, परबहुगुणिता। किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकता है लिखकर, सर हमें ये समस्या है, ठीक है। जो भी समस्या हो चैनल में आती है, या बोर्ड पे अक्सर साफ दिखाई नहीं देते हैं, वीडियो साफ नहीं चलता है, किसी भी प्रकार का अन्य कोई समस्या हो, ठीक है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स लिखते हैं। राम राम।